हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा विश्वास पूरी उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ पे भी होंगे अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल ना हो, और नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हों। इस दो लाइनों में बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या। पथ माने होता है रास्ता, पथिक माने होता है उस पर चलने वाला, यानी कि रास्ता ऐसा होना चाहिए। वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, अगर उस पर चलने वाला जो व्यक्ति है उसकी कुशलता को जांच करना है तो पथ पर क्या होने चाहिए, कांटे होने चाहिए। वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल ना हो। सूल मतलब कांटे ना हो। अगर कांटे नहीं होंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि वो रास्ता कितना अच्छा है, कितना डेंजर है, कितना खतरनाक है। जैसे हम लोग हाईवे पे चल रहे होते हैं तो बढ़िया सा रास्ता होता है, जब हम गड्ढों में होते हैं तो ऊपर नीचे इस तरीके से हमारे पास सीन आता है। तो इस तरीके से हमें अपनी कुशलता को चेक करने के लिए हमारे साथ बाधाएं आती रहती हैं। और वो नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। अर्थात कोई नाव वाला जो होता है, चलाने वाला, उसको नाविक बोलते हैं। धारा की दिशा में तो सभी लोग नाव को चला लेते हैं, लेकिन जब धारा की विपरीत दिशा में नाव को चलाने की बात आती है तभी पता चलता है कि जो नाविक है वो कितना कुशलताधार है, कितना वो अपने उसके पास कितनी अच्छी अच्छी क्वालिटी हैं ताकि वो अपने नाव को क्या करे, विपरीत दिशा में भी चला दे। इसी तरीके से हमारे जीवन का सिद्धांत होता है कि हमें इस बात से हमारे सक्सेस तय होती है कि आप विपरीत परिस्थितियों में कितने अच्छे से डटे रहते हो, आप अपोजिट परिस्थितियों में कितने अच्छे से अपने काम को करते रहते हो, तब जाके हमारी सफलता तय होती है। चलिए इसी क्रम में आज अपने साथ हम लोग आज 11th का बहुत विशेष टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है गति के समीकरण। गति के समीकरण कक्षा 9th में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, थोड़े बहुत। उसी को बहुत डिटेल्स में आज हम लोगों को पढ़ना है, उसको प्रूव जो है उनके प्रूव करने हैं। उस तरीके से तीनों जो समीकरण हमारे पास होते हैं उनको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए उसके बाद बहुत सारे न्यूमेरिकल्स से पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक करके बहुत अच्छे से, बहुत मनोरंजन तरीके से हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए गति के समीकरण की जब बात करते हैं तो गति के समीकरण की बात करने के लिए हमें गति के समीकरण पता होने चाहिए। 3 समीकरण हमारे पास होते हैं गति के। पहला समीकरण ये कहता है, गति का फर्स्ट जो समीकरण होता है वो ये कहता है कि v बराबर u प्लस ए टी होता है। क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। जो दूसरा समीकरण होता है वो कहता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या कहता है बेटा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा जो समीकरण होता है वो ये कहता है कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। 3 समीकरण होते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इस तरीके से 3 समीकरण हमारे पास होते हैं। अब गति के समीकरणों को हम लोगों को सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए हमारे पास 2 विधियां होती हैं। एक होता है ग्राफीय विधि और दूसरा होता है कलन या फिर समाकलन विधि। तो पहले हम लोग जो गति के समीकरण सिद्ध करेंगे वो करेंगे ग्राफीय विधि से, जो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे ग्राफीय विधि द्वारा, ग्राफीय विधि द्वारा गति के समीकरण, ग्राफीय विधि द्वारा गति के समीकरण, ग्राफीय विधि द्वारा गति के समीकरण का सत्यापन प्रूव करना है हमें गति के समीकरण को। किसके द्वारा, ग्राफीय विधि के द्वारा। और जो ग्राफ होगा वो ग्राफ होगा हमारा वेग और समय के बीच का ग्राफ। किसके बीच का समय का ग्राफ, वेग और समय के बीच का ग्राफ, वेग समय के बीच का ग्राफ। और ये जो ग्राफ होगा वो एक समान त्वरित गति के लिए ग्राफ खींचा जाएगा। कैसी गति के लिए बेटा, एक समान त्वरित गति के लिए। यहाँ पे समझेंगे थोड़ी देर के लिए कि कौन सी चीज़ क्या है, इनका नोटेशन क्या है। जब हम v की बात करते हैं बेटा तो यहाँ पे जो v है वो अंतिम वेग है, और यहाँ पे जो u है वो प्रारंभिक वेग है, और जो a है वो आपका त्वरण है, और t है जो आपका समय है, और s जो है वो आपका है विस्थापन। क्या है बेटा, विस्थापन या चली गई दूरी। ठीक है, तो v क्या है, अंतिम वेग है, u क्या है, प्रारंभिक वेग है, a क्या है, त्वरण है, t क्या है, समय है, और s क्या है, विस्थापन है।
इसके बाद हम लोग बात करेंगे वेग समय के बीच ग्राफ की, वो भी एक समान त्वरित गति के लिए। जब वेग समय ग्राफ खींचते हैं तो हम वेग समय ग्राफ खींचने के लिए हमारे पास नोटेशन होते हैं एक्स और वाई एक्सिस। कितने एक्सेस होते हैं? एक्स और वाई एक्सिस। ये हो गया आपका वाई एक्स और ये आपका एक्स अक्ष। हमेशा एक्स अक्ष पर समय को लेके चलते हैं, एक्स अक्ष पर समय को लेके चलते हैं तो समय टी हो गया एक्स अक्ष पर, और वाई अक्ष पर वेग को लेके चलते हैं तो वेग हो गया आपका वाई अक्ष पर, ये हो गया आपका वाई अक्ष पर वेग। ठीक है, वेग को वाई अक्ष पर लिखते हैं और समय को कहाँ लिखते हैं? एक्स अक्ष पर लिखते हैं। अगर आपने ग्राफ को तैयार कर लिया, अगर आपने ग्राफ को समझ लिया तो आपके गति के समीकरण लगभग आधे आप कंप्लीट कर चुके होते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। शुरुआत में मान लीजिए आपके पास जो वस्तु है या जो आपकी वस्तु है वो कहाँ है? मूल बिंदु पर ओ पर है, मूल बिंदु पे है और ऐसा अवस्था में चलना स्टार्ट करती है। शुरुआत में उसका वेग u रहता है। कितना रहता है? u वेग से वो चलती है और यहाँ पे पहुँच जाती है। u वेग से चल के वो यहाँ पे पहुँच जाती है। इसके बाद वो एक समान त्वरित गति प्राप्त करती है। क्या करती है? एक समान त्वरित गति। एक समान त्वरित गति का मतलब है वेग और समय बिल्कुल एक समान रूप से क्या होते हैं? बढ़ते हैं। जब वेग और समय एक समान रूप से बढ़ते हैं तो हमें एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। तो ये जो ग्राफ होता है ये एक समान त्वरित गति का ग्राफ है बेटा। कैसा ग्राफ है? एक समान त्वरित गति का ग्राफ। जब इसको हम एक्स अक्ष के साथ देखते हैं तो ये अपना एंगल बना रहा है, मान लीजिए थीटा। कितना एंगल बना रहा है ये ग्राफ? एक्स अक्ष के साथ थीटा एंगल बना रहा है। और ये टी समय बाद जो इसका अंतिम वेग है यहाँ पे ये v हो जाता है। लास्ट का वेग क्या हो जाता है बेटा? v हो जाता है इसका। और यहाँ पे हम ये मान लीजिए ये लास्ट का वेग कितना हो गया? v हो गया। इतनी बात क्लियर है कि आपके पास अगर ये ग्राफ आपने तैयार कर लिया, शुरुआत में वो u वेग से गया, प्रारंभिक वेग उसका कितना था? u था। u के बाद वो एक समान त्वरित गति से उसने चलना स्टार्ट किया, तो एक समान त्वरित गति के लिए जो ग्राफ होता है वो सीधी सरल रेखा मिलती है और अंत में उसका वेग कितना हो गया? v हो गया। मान लीजिए जब उसने अंतिम वेग प्राप्त किया v, इस समय में उसको कितना टाइम लग गया? t टाइम लग गया। तो ये यहाँ से यहाँ तक बेटा क्या हो गया? शुरू से एंड तक का जो वेग हो गया वो अंतिम वेग हो गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इतना ही को शुरुआत से अंतिम वेग का जो वेग है उसको हमने v लिख दिया। क्या लिख दिया बेटा? v। और यहाँ से यहाँ तक का जो वेग है उसको हमने क्या लिख दिया? u लिख दिया। ये कितना हो गया आपका? यहाँ से यहाँ तक का u हो गया। और यहाँ से यहाँ तक जो पहुँचने में अंतिम वेग में जो समय लगा उसे वो कितना लगा? t लगा। ये आपका t समय हो गया। अगर ये वाली दूरी t है तो निश्चित है ये वाली दूरी भी क्या हो जाएगी बेटा? t हो जाएगी। बोलिए इतनी बात क्लियर है? अगर ये डिस्टेंस t है तो ये वाली डिस्टेंस t हो जाएगी। अगर ये u है तो ये u लिख दिया। यहाँ से यहाँ तक v है अंतिम वेग, तो इसको यहाँ से यहाँ तक v लिख दिया हमने। इतनी बात क्लियर होगी। कुछ नोटेशन लिख रहे हैं हम, जैसे a यहाँ लिख दिया हमने, v यहाँ लिख दिया, c यहाँ लिख दिया और d पॉइंट यहाँ लिख दिया और यहाँ एक पॉइंट लिख दिया, मान लीजिए ABCD E यहाँ पे लिख दिया। ठीक है बेटा, इतना आपने अगर डायग्राम तैयार कर लिया तो आपका काम बन गया। इतना अगर आपने डायग्राम तैयार कर लिया, वेग समय के बीच ग्राफ अगर आपने खींच लिया तो आपकी गति के समीकरण आपको निकालने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब गति के समीकरण निकालने के लिए दो कॉन्सेप्ट आपके पास होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। गति के समीकरण निकालने के लिए पहला आपको ग्राफ तैयार करना है, फिर दो कॉन्सेप्ट आपको तैयार करने हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वेग समय के बीच के ग्राफ की जो प्रवणता है, वेग समय के बीच जब आप ग्राफ खींचते हो उसकी जो प्रवणता होती है, प्रवणता मतलब tan थीटा, प्रवणता मतलब क्या होता है? tan थीटा। जो tan थीटा होता है वो आपको त्वरण देता है। क्या देता है बेटा? त्वरण। वेग समय के बीच की जो ग्राफ की प्रवणता होती है, प्रवणता मतलब tan थीटा, उसका जो मान होता है वो त्वरण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? त्वरण के बराबर। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि वेग समय के बीच का जो ग्राफ होता है उसके बीच का जो ग्राफ के बीच का जो क्षेत्रफल होता है, वेग समय के बीच के ग्राफ से घिरा हुआ जो क्षेत्रफल होता है वो आपको विस्थापन देता है। विस्थापन मतलब एस देता है। जब वेग और समय के बीच में जो ग्राफ खींचा हमने तो इतना इतना इसने क्या किया? एरिया घेरा। तो जो एरिया होगा उसको, एरिया का जो मान निकालेंगे वो आप किसके बराबर होगा? विस्थापन के बराबर होगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले गति के पहले समीकरण को प्रूव करने के लिए। गति के पहले समीकरण को प्रूव करते हैं हम। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल ले रहे फर्स्ट समीकरण, गति का फर्स्ट समीकरण, गति का फर्स्ट समीकरण, गति का फर्स्ट समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण अपने पास ये टॉपिक है, तो हमें बहुत अच्छे से इसको समझना भी है। गति का पहला समीकरण प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या होता है? पहला कॉन्सेप्ट ये होता है कि वेग समय के ग्राफ की प्रवणता, वेग
समय के ग्राफ की प्रवणता, प्रवणता का मतलब होता है टेन थीटा, प्रवणता टेन थीटा, प्रवणता टेन थीटा हमें त्वरण देती है, हमें त्वरण देता है। क्या देता है? जो प्रवणता होती है वो त्वरण देती है, जो प्रवणता होती है वो क्या देती है बेटा? त्वरण देती है। ठीक है, त्वरण देती है। तो त्वरण देने के लिए मतलब ये है, इसलिए हम यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो A बराबर त्वरण बराबर क्या हो जाएगा बेटा? त्वरण बराबर हो जाएगा प्रवणता के। किसके बराबर हो जाएगा? प्रवणता के। और प्रवणता बराबर हमने बताया है क्या होता है? टेन थीटा। तो A की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी बेटा? टेन थीटा के इक्वल हो जाएगी। A की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी? टेन थीटा के इक्वल हो जाएगी। जब टेन थीटा के इक्वल हो जाएगी ये वाली वैल्यू, तो हमें क्या करना है? आप इसमें देखना है, जो हमारे पास टेन थीटा निकालना है वो टेन थीटा कैसे निकालते हैं? टेन थीटा बराबर होता है सर, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है बेटा? लंब बटे आधार। हमने आपको बताया है, अगर जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है त्रिकोणमिति वाला, वो त्रिकोणमिति का वीडियो देख सकता है, ताकि उनके सारे कॉन्सेप्ट हैं टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, वो सब फंक्शन आप तैयार कर सकें। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है बेटा? लंब बटे आधार। जब हम लंब बटे आधार की बात करते हैं यहाँ पर इस वाले समीकरण में, इस वाले त्रिभुज में ABC में जब हम समकोण त्रिभुज ABC में बात करते हैं तो थीटा के सामने की भुजा जो होती है उसको लंब कहते हैं, 90 के सामने की जो भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं, और जो तीसरी भुजा बचती है उसको क्या कहते हैं बेटा? आधार कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो लंब की वैल्यू है वो कितनी है बेटा? BC है। क्या है? BC। तो यहाँ पर A का मान A और टेन थीटा की जगह पे, लंब की जगह पे क्या लिख देंगे? BC। लंब बटे आधार की जगह क्या लिख देंगे? AB। आधार की जगह पे AB हो गया। तो A का मान A, BC की वैल्यू जब रखेंगे तो क्या हो जाएगी? BC की वैल्यू, BC की वैल्यू अगर यहाँ से फाइंड करेंगे बेटा, तो ये पूरी वैल्यू अगर कितनी है? V है, और ये कितनी है? U है। तो निश्चित है ये वाली वैल्यू कितनी बचेगी अपने पास? V माइनस U बचेगी। कितनी बचेगी बेटा? V माइनस U। ये वाली वैल्यू निश्चित है कितनी बचेगी? V माइनस U। मान लीजिए ये पूरी 10 है, 10 में से आपने 5 हटा दी तो ये 5 ही तो बचेगी। कैसे निकाली? 10 में से 5 को घटा दिया, ऐसे V में से U को घटा देंगे तो V माइनस U, ये BC बच जाएगा। तो BC की वैल्यू कितनी है? V माइनस U है। कितनी है बेटा? V माइनस U अपॉन AB की वैल्यू कितनी है? T है, तो ये T लिख दिया। 1 मान के जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो AT बराबर क्या हो जाएगा बेटा? V माइनस U। क्या हो जाएगा? V माइनस U। जब V को यहीं रखेंगे, U को दूसरे साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो U इस साइड माइनस में, दूसरी साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। अब V का V रहा यहाँ पे, V का V रहा, U को यहाँ भेजा तो प्लस में पहुँच गया, और ये क्या लिखा? AT। तो A V बराबर क्या बन गया? U प्लस AT। V बराबर क्या बन गया बेटा? U प्लस AT। यही क्या है आपका? गति का पहला समीकरण नहीं है, यही गति का पहला समीकरण है। यही गति का कौन सा समीकरण है बेटा? पहला समीकरण है। यही गति का पहला समीकरण है। यही गति का पहला समीकरण है। लीजिए आपके साथ ये क्या हो गया? पहला समीकरण हमने प्रूव कर लिया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं और दूसरे समीकरण की बात करते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, फिर अगले समीकरण की हम लोग बात करते हैं। चलिए, अगला समीकरण निकालने के लिए दूसरा कॉन्सेप्ट हमने ये बताया। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि वेग समय के बीच की जो प्रवणता होती है वो आपको क्या देती है? त्वरण देती है, मतलब A देती है। ठीक है बेटा, अगर आपने A याद कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। अगला जो समीकरण आता है गति का सेकंड समीकरण, वो ये कहता है कि गति का सेकंड समीकरण प्रूव करने के लिए S बराबर क्या होता है हमारे पास? S बराबर होता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्या होता है? S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो गति का दूसरा समीकरण प्रूव करते हैं। गति का सेकंड समीकरण, गति का सेकंड समीकरण, गति का सेकंड समीकरण क्या है? S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हमने आपको बताया अभी हाल, क्या बताया कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ये है कि वेग समय के बीच का जो ग्राफ होता है, वेग समय के बीच घिरा क्षेत्रफल, वेग समय के बीच घिरा क्षेत्रफल, वेग समय के बीच घिरा क्षेत्रफल क्या देता है बेटा? विस्थापन देता है। क्या देता है? विस्थापन देता है। ये कीवर्ड है। क्या बच्चा? ये कीवर्ड है आपका। वेग समय के बीच घिरा क्षेत्रफल विस्थापन, विस्थापन मतलब
एस देता है। क्या देता है बेटा? एस देता है। वेग समय के बीच घिरा क्षेत्रफल विस्थापन एस देता है। जब एस की बात करते हैं तो एस निकालने के लिए वेग समय के बीच कितना क्षेत्रफल घिरा है? यही तो घिरा है, ये इतना और एक ये पूरा इतना, ये आपका क्या है? क्षेत्रफल है। इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो हम इसमें देखेंगे तो एस बराबर क्या हो जाएगा बेटा? एस बराबर जो निकलेगा आपका वो हो जाएगा सर किस किस का क्षेत्रफल? ओ ए सी ई का क्षेत्रफल। ओ ए सी ई का क्षेत्रफल निकालना है, यही तो बीच का क्षेत्रफल है। ओ ए सी ई इतना जो एरिया है इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा? आपका एस के बराबर हो जाएगा। और इसमें क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास दो डायग्राम दिख रहे हैं। एक डायग्राम ये है ए बी ओ ई, इतना एक डायग्राम है, और एक डायग्राम है ए बी सी। तो इसका मतलब एक क्लियर है कि ऊपर वाला क्या है? आपका समकोण त्रिभुज है, नीचे वाला क्या है? आपका रेक्टेंगल यानी कि आयत है। तो ये दोनों हम लोग एस निकालने के लिए दो जगह का क्षेत्रफल निकालना होगा। पहला एस बराबर आयत का क्षेत्रफल, अगर ये पूरा क्षेत्रफल चाहिए तो किस किस का क्षेत्रफल ऐड करना पड़ेगा? आयत का एरिया, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बोले तो क्या? ए ओ ई बी तथा प्लस किसका क्षेत्रफल? प्लस त्रिभुज ए वी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल हमें पता है कितना होता है बेटा? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है एस बराबर वो होगा लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। कितना हो जाता है? लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, ये हो जाता है। दूसरा प्लस जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है बेटा आधार 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये इतनी बात क्लियर है क्या? आधार इंटू ऊंचाई ये आपके पास हो गया कॉन्सेप्ट। एस बराबर लंबाई की वैल्यू देखो क्या है? जब आयत की बात करेंगे, आयत में लंबाई क्या है? ए बी, तो लंबाई की वैल्यू हम क्या लिख दे रहे हैं? ए बी। चौड़ाई क्या है? चौड़ाई सर है बी ई, तो इसको हमने वी लिख दिया, बी ई। प्लस हाफ का हाफ, आधार की वैल्यू फिर से क्या है? ए बी। देखिए त्रिभुज में ये रहा त्रिभुज, तो आधार क्या है? ए बी, और ऊंचाई क्या है? बी सी, ये बी सी हो गई। अब एस बराबर चलते हैं, ए बी की वैल्यू क्या दी गिवन है हमें? टी। ई बी की वैल्यू क्या गिवन है? टी। और बी की वैल्यू क्या गिवन है? वी। ई की वैल्यू है यू। कितना है? यू है, तो ये यू लिख लिया। प्लस हाफ का हाफ, और ए बी की वैल्यू फिर से क्या है? टी है, प्लस बी सी की वैल्यू क्या है? वी सी। तो बी सी हमारे पास है नहीं, तो बी सी नहीं है तो बी सी को हम फाइंड कर लेंगे। बी सी को फाइंड कैसे करेंगे? बी सी को फाइंड करने के लिए हमारे पास होगा ए बराबर, तो फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि जो ए होता है वो कैसे निकलता है? त्वरण से। त्वरण क्या होता है? जो हमें tan थीटा होता है वो त्वरण देता है। tan थीटा क्या देता है? त्वरण। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? फिर से लगाएंगे लंब बटे आधार, तो ए बराबर लंब की वैल्यू क्या है बेटा? बी सी, और आधार की वैल्यू क्या है? टी। अब बी सी को फाइंड करना है, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? ए टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बी सी की वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या पुट कर देंगे? बी सी की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे क्या? ए टी। तो ए टी रख दिया इसको। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एस बराबर क्या बन जाएगा? यू टी, मल्टीप्लाई करेंगे तो यू टी, प्लस हाफ ए, और टी का टी में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा? टी स्क्वायर। तो दूसरा समीकरण आपका निकल के आ गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही कौन सा समीकरण है? यही गति का दूसरा समीकरण है। यही गति का कौन सा समीकरण है? दूसरा समीकरण है। दूसरा समीकरण है। यही गति का कौन सा समीकरण है बेटा? दूसरा समीकरण है। इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। ये आपका गति का कौन सा समीकरण निकल के आ गया? दूसरा समीकरण निकल के आ गया। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे जो लास्ट समीकरण बचता है वो भी कुछ इसी तरीके से आधारित है, इसी पर बिल्कुल आधारित है। क्या समीकरण है? समझने का प्रयास करेंगे। सर एक बात पूछें आपसे, तो आप पूछ सकते हैं कि जो BC की जो वैल्यू है, जो BC है उसको निकालने के लिए आपने V माइनस यू का यूज क्यों नहीं किया? आपने यहाँ पे AT क्यों लिखा? तो V माइनस यू का यूज इसलिए नहीं किया हमने क्योंकि BC में क्या आ रहा था? V, जबकि सेकंड समीकरण में हमारे पास V नहीं है, क्या है? ओनली U है। इसलिए हमने BC की वैल्यू निकाली, और क्या है उसमें A है, तो हमें ये कैसे मिलेगा? त्वरण से ही मिल सकता है, इसलिए हमने एक का यूज किया। त्वरण क्या देता है? tan थीटा यानी प्रवणता देता है, तो लंब बटे आधार लिख लिया और इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से सेकंड समीकरण प्रूव होता है। इसके बाद चलेंगे थर्ड समीकरण पे। कौन सा समीकरण? गति का कौन सा समीकरण है? थर्ड समीकरण है।
गति का थर्ड समीकरण क्या कहता है, v² बराबर u² प्लस 2as। गति का जो थर्ड समीकरण है वो क्या कहता है, थर्ड समीकरण, गति का थर्ड समीकरण जिसकी वैल्यू है आपके पास v² बराबर u² प्लस 2as। ठीक है, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कौन सा, कि वेग समय के बीच का जो घेरा क्षेत्रफल होता है, वेग समय के बीच घेरा क्षेत्रफल विस्थापन S देता है। बस अब हमें क्या करना है, विस्थापन तो देता है सर, एक बार तो हमने निकाल लिया तो आंसर वैसे आया, तो दोबारा में आंसर क्या आएगा, दोबारा में आंसर ऐसे आएगा कि अब हमने क्या किया था, अभी क्षेत्रफल निकालने के लिए दो चीज़ों का क्षेत्रफल ऐड किया था, एक तो रेक्टेंगल का यानी आयत का, और एक किसका, आपका त्रिभुज का। लेकिन अब हमें क्या करना है, इसको पूरे को ना अलग अलग ना करके इसको हमें पूरे को ज्ञात करना है। कैसे सर, तो इसका अगर हम डायग्राम देखें तो ऐसा डायग्राम हमें दिख रहा है, ये जो एरिया घिरा हुआ है वो ऐसा डायग्राम है। और ऐसा डायग्राम क्या होता है, इसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज। क्या कहते हैं बेटा, समलंब चतुर्भुज। जब दो किसी भी चतुर्भुज की दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं और एक भुजा कैसी होती है, इनको लंबवत करती है, तो ये तरीके का डायग्राम कहलाता है समलंब चतुर्भुज। जब दो भुजाएं एक दूसरे के कैसे हो, समांतर हो, और एक तीसरी भुजा कैसी हो, परपेंडिकुलर हो, तो ये समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो हमें क्या करना है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो S बराबर क्या देगा आपको, S बराबर सर हमें देगा कौन सी आकृति, आकृति किस किस का क्षेत्रफल, OACE का क्षेत्रफल। OE के का क्षेत्रफल का क्या मतलब है, S बराबर, ये क्षेत्रफल है आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज OACE का क्षेत्रफल। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। S बराबर समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू लंबवत दूरी, इंटू लंबवत दूरी। तो इसका क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, S बराबर 1/2 का 1/2। समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, समांतर भुजाएं एक तो ये रही और एक ए रही, तो इनको दोनों को ऐड कर लेंगे। क्या हो जाएगा आपको U ऐड करेंगे, पहले भुजाएं लिख ले रहे हैं हम, AO प्लस दूसरी भुजा क्या है, EC। क्या है, EC इंटू लंबवत दूरी क्या है, ये रही, क्या लिख देंगे, OE। लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, OE। तो S का S हो गया आपके पास हाफ। OA की वैल्यू रखेंगे तो कितनी है, OA की वैल्यू है सर U। EC की वैल्यू क्या है, यहाँ से EC, ये बड़ी वाली वैल्यू V। और OE की वैल्यू कितनी है, T। OA की वैल्यू कितनी है, T है। अब हम गति के समीकरण की बात करें थर्ड की, तो ये है v² बराबर u² प्लस 2as। यहाँ पे V है, U है, S है, A नहीं है। क्या नहीं है बेटा, A नहीं है और T नहीं है, और यहाँ पे T आ गया है। तो इसका मतलब है T को हमें क्या करना है, गायब करना है। एक तरीके से T को क्या करना है, गायब। और गायब कैसे हो सकता है, गति के फर्स्ट समीकरण से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से क्या हो जाएगा, गति का पहला समीकरण क्या कहता है, V बराबर U प्लस AT होता है कि नहीं। हमें क्या चाहिए, T निकालना है, तो यहाँ से T फाइंड करने के लिए हम लोग U को यहाँ ट्रांसफर करेंगे। तो V U इस साइड है, इस साइड आएगा बेटा, तो माइनस का हो जाएगा AT। अब T निकालना है, तो A के साथ T किस में लिखा है, मल्टीप्लाई में, तो इधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो V माइनस U, A को दूसरे साइड ट्रांसफर करेंगे तो A अपॉन T इज इक्वल टू T की वैल्यू क्या आ गई, V माइनस U अपॉन A। तो V है, U है, A है, तो T का मान हम यहाँ पे ये शिफ्ट कर देंगे। तो S बराबर 1/2 U प्लस V इंटू T की जगह पे क्या रख देंगे, V माइनस U अपॉन A। उतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब अगर हम वो ध्यान से देखें तो S बराबर 1/2 का 1/2 और A का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाए तो A हो जाएगा, और इधर पे देखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये V प्लस U और V माइनस U। और V प्लस U, V माइनस U क्या देता है, A प्लस B, A माइनस B क्या होता है,
वी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ए और ये हो गया बी, तो सॉरी ये आपका क्या बन गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी, सॉरी ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी एस माइनस बी का फॉर्मूला होता है आपका ए स्क्वायर यानी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। जब यहाँ पे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे आप तो क्या बन जाएगा समीकरण, देखो ध्यान से, तो समीकरण ये दिखाई देगा आपको, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, क्या हो जाएगा 2as। जब u को दूसरे साइड ट्रांसफ़र करोगे तो वी स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा 2as। ये कौन सा समीकरण है आपका, गति का थर्ड समीकरण है दी। यही गति का कौन सा समीकरण है, यही गति का थर्ड समीकरण है, यही गति का थर्ड समीकरण है। इस तरीके से हम तीनों समीकरणों को फाइंड आसानी से कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे कंपटीशन के एग्ज़ाम व्यू से, हमारे सब तरीके से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए, और अगर जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास रेगुलर फॉर्म से वीडियो पहुँच सकें। और अच्छे वीडियो लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि चैनल ग्रो हो सके और आप लोगों का और ज़्यादा हम बेहतर कर सकें और ज़्यादा चीज़ों को कर सकें। जहाँ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, सर किस तरीके की वीडियो और चाहिए, हम उस तरीके की वीडियो आपके साथ लेके आएंगे। इस तरीके से इस चैनल के माध्यम से बराबर आपके साथ जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। छोटे बच्चों से प्यार कीजिए, बड़े लोगों का सम्मान कीजिए, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से विकसित कीजिए कि लोग आपके साथ रहना पसंद करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।